यह बात साल 2050 की शाम की है। गर्मी से सबका बुरा हाल था। कूलर की हवा में बैठा हर दिन की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डिब्बा था डिब्बा। एलईडी तो हमने नमन की शादी में समधी जी को गिफ्ट में दे दिया था। तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब मुझे टीवी हमारे ससुराल से गिफ्ट मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। कुछ देर बाद मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन नमन के ससुराल से था। सामने से आवाज़ आई, हम लता को नहीं भेजेंगे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। तभी समधी जी ने कहा कि हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। मैंने बात को संभालते हुए कहा कि क्या हो गया, अभी तो बहू यहाँ से खुशी खुशी गई थी। समधन जी पीछे से बोली, वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वो बोली, समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वे मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने नमन को बुलाया और उससे पूछा कि बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या। नमन बोला, नहीं तो वो तो जाते समय बहुत खुश थी, आखिर बहुत दिनों बाद अपने माता पिता से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या। मैंने उसे बताया कि वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। नमन ने लता को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पापा ऐसे कैसे हो सकता है, लता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी तक उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। नमन की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटा गूंथते हुए सुन रही थी, अब वह भी बातचीत का हिस्सा थी। नमन की माँ ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। तभी नमन की छोटी बेटी भी आ गई और बोली, क्या हुआ दादाजी। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। नमन ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी अंग्रेजी की किताब में दहेज के बारे में पढ़ा था। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। छोटी ने कहा, दादाजी ये प्रथा तो कब से बंद हो गई है, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। छोटी ने फिर कहा, बोलो ना दादाजी। मैंने छोटी के सर पर प्यार से सहलाते हुए कहा कि बेटा, बात तब की है जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने से सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी और दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देता है।
फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की बेल बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए लता दरवाजे पर खड़ी थी। लता ने नमन की तरफ देखते हुए कहा कि आज से यही मेरा घर है। मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माता पिता नहीं हो सकते। नमन की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर लता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने को निमंत्रण दे रही थी। नमन की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफ़र में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ कहानी को ज़रूर शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।